हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है आपका, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी का पेपर है। और ये जो पेपर कंडक्ट कराया राजा महेंद्र प्रताप स्टेट विश्वविद्यालय अलीगढ़ के द्वारा कराया गया है। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप दोनों के लिए पेपर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा जहां भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है 2023-24 का है और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का है। इसमें 75 क्वेश्चन है, जैसे आपको पता ही है 75 क्वेश्चन आते हैं और अपने आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी 1 घंटे बाद मैं आगरा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप चैनल पर जुड़े हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि बताइए शैक्षिक शिक्षा तकनीकी का क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस बतानी है आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। जब हम अपने शिक्षण के प्रभाव में वृद्धि की बात करें, यानी कि जब हम अपने टीचिंग मेथड में टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसको इफेक्टिवनेस बनती है नहीं बनती? बिल्कुल बन जाएगी। फिर दूसरा क्या है, शिक्षक की सहायता हेतु ये टीचर की हेल्प तो करेगी, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जो भी हमारे पास रिसोर्स है हम उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीज़ें साइटें करा सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी हो रहा है, आप खुद वहाँ से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें क्या है, मैं तो पूछा है तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आंसर। दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के मूल निहितार्थ हैं। मतलब बताइए डेफिनेशन एज लाई, क्या कहना चाह रहे, कोर डेफिनेशन बताइए। शिक्षा में नवाचार को स्थान देना हो सकता है, नए उपकरणों का आविष्कार करना, शिक्षा को जन समुदाय तब से ले जाना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो यहाँ पर कोर डेफिनेशन की बात कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। पहला हमारा मोटिव यही है कि हम वो हमारा इफेक्टिवनेस बन जाए, इंटरेस्ट लेने लग जाए पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट, ठीक है। फिर दूसरा पूछा गया शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि के किस प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है, ये जो सॉफ्ट अप्रोच हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, इसके बारे में पढ़िएगा आप, टेक्नोलॉजी के ही पार्ट मिल जाते हैं आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रणाली यानी कि सिस्टम एनालाइज। फिर करते हैं किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कथन करता है, यानी कि याद करता है। तो मेमोराइजेशन की बात होगी, यानी कि मेमोरी की बात हो जाएगी, सीधी सीधी याद करना, मेमोराइज करना, अपने दिमाग से याद कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, मेमोराइज यहाँ पर आ गया ना, मेमोरी और मेमोरी लेवल। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोध तो समझ हो गया, समझ की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे कंठस्थ याद करने की बात हो रही है। चिंतन, ये भी चिंतन नहीं बात हो रही, सिर्फ याद करने की बात हो रही, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा ग्लेशियर के शिक्षा प्रतिमान का मुख्य पक्ष क्या है। तो ग्लेशियर जो है उनके टीचिंग मॉडल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी होता है, पीरियडिक बिहेवियर भी होता है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा डॉक्टर बी के पासी क्या अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षा कौशल बताए। तो याद रखेंगे जो बी के पासी की अगर बात होती है तो 13 कौशल बताए उन्होंने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वेयर क्लासिफाई, तो ब्लूम ने किया, ये तो आपको पता ही होगा। फिर पूछा मनुष्य को सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है, किसने कहा, तो सीधा है रॉबर्ट फॉक्स ने कहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम परिस्थिति की व्याख्या किसने दी, यानी कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो ज्ञानी ने दी थी, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सूचना की विशेषता है, तो आपके कम्युनिकेशन की बात होगी, इंफॉर्मेशन की बात होगी, तो किसके इंफॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। पता चला रेलिवेंट ही नहीं है नहीं।
वो हमारे जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, हेडिंग कुछ है और उसके अंदर मटेरियल कुछ और है नहीं, तो वो फिर गलत है ना। तो इनको सही रेलिवेंट भी होना चाहिए, एक्यूरेट सही भी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षण का मुख्य तत्व है? तो याद रखें, कंटेंट भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए टीचिंग का, और आप जो है बच्चों को डिलीवर भी तो करना आना चाहिए। पता चला आप जो है डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो बच्चों को, कंटेंट आपके पास अच्छा है लेकिन आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, बच्चे समझ नहीं पा रहे आपकी कम्युनिकेशन को, तो दोनों ही आपका होना चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण को प्रभावित प्रभावित करने वाले निम्न में से कारक में से कौन सा ग्राही से संबंधित नहीं है? तो एक तो सेंडर होता है, आपको पता है जब कम्युनिकेशन होती है तो सेंड करने वाला होता है, सेंडर बात को अपनी कर रहा है, फिर मीडियन होता है वहां पर, फिर जो है रिसीवर जो रिसीव करता है, तो यहाँ पर रिसीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा रिसीवर से संबंधित नहीं है? तो बुद्धि हो जाएगा, आयु भी हो जाएगा, और आपका जो है सेल्फ एस्टीम भी हो जाएगा, लेकिन शोर शोर का रिसीवर से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इफेक्ट करने के लिए, नॉट रिलेटेड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है प्रतीक एवं चिन्ह किस प्रकार के संप्रेषण हैं? ये तो बहुत आंसर है। आपको पूछा सिंबल साइन, कौन सिंबल का साइन यूज करेगा? जो शब्द या तो अनपढ़, जिसको हम इलिटरेट बोलते हैं, जिनके पास शब्द नहीं है, तो वो वर्बल, यानी कि शब्दों को हम वर्बल बोलते हैं, और जो शब्द नहीं होते, जिसमें शब्द नहीं यूज किए जाते, वो नॉन वर्बल होता है, तो सीधा अशाब्दिक होता है। नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, शब्द होंगे शाब्दिक है, और शब्द जिसमें प्रयोग नहीं होंगे, सिंबल वगैरह यूज कर लेते हैं, वो अशाब्दिक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा अभिक्रमित अध्ययन का संबंध है, तो याद रखें प्रोग्राम लर्निंग, ये आता ही है, तो ये बिहेवियर तकनीकी का उपयोग है, और किसने? स्किनर लेकर आए इसको। ठीक है, पूछा जाएगा आगे। बिहेवियर तकनीकी के जन्म ज्यादा, देखो आ गया, अभी बिहेवियर की बात कर रहे थे हम, आ गया, फिर तुरंत क्वेश्चन आया है कि BF स्किनर हो जाएंगे। फिर पूछा इनमें से किसे प्रबंध तकनीकी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब आप जब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके पार्ट्स हैं, अंग है, एलिमेंट्स है, ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सब मिलता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 को बोला जाता है। फिर पूछा उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने किस उपागम में संबंधित? तो याद रखेंगे जो उद्देश्यों को व्यवहारिक लिखने की बात करते हैं वो सॉफ्टवेयर उपागम होता है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण के अधिगम कहलाता है। किसने कहा ये? किसने कहा है? ये पावलाव ने कहा है। कौन हो जाएगा? पावलाव, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है, देखो इसमें जो आंसर लगे हुए हैं, जिस भी स्टूडेंट का पेपर है उन्होंने मैक्सिमम सही आंसर लगाया, लेकिन कुछ आंसर गलत हैं तो उसको हम सही कर रहे हैं। ठीक, तो ये आप देखना, देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही होंगे आंसर। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि सर एक भी क्वेश्चन गलत है। पूरे क्वेश्चन बहुत वेरीफाई के बाद आपके सामने लेके आते हैं हम लोग, मेहनत करके लाते हैं, यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसको भी हम उससे लगाते ही लगाते हैं, उसके अलावा इसको वेरीफाई भी किया जाता है, जैसा भी हमारे पास रिसोर्स है उसके थ्रू, तब आपके सामने ये पेपर आता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम और भी पेपर आपके सामने लाएं। तो फिर पूछा शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो आपको पता ही है 3 स्तर होते हैं, वो तो सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय अनुक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना का भी याद रखेंगे 1966 में। हाँ, और मैंने एमएड 4th सेमेस्टर की आपको प्लेलिस्ट बना दी है, और अभी इसमें जब वीडियो अपलोड हो रही है तो हमारे इसी में ही हम आपकी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अपलोड मतलब लिंक दे देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट का। एमएड 4th सेमेस्टर के जितने पेपर अब तक करा दिए और कराएंगे सब उसी में आ जाएंगे। शिक्षा मशीन का आविष्कार किसने किया? सिंपल सी बात है, इन्वेंशन टीचिंग मशीन, तो सीधा है सिडनी प्रेसे। ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होने ही होने हैं। शास्त्रीय अनुदेशन के पृष्ठों के मुख्य प्रकार है, तो जो आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से? होम पेज भी होता है, एरर पेज भी होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समूह शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखेंगे ग्रुप टीचिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई थी पहले। फ्लेंडर ने अंत्यक्रिया विश्लेषण की कितनी श्रेणियां बताई? तो फ्लेंडर ने 10 श्रेणियां बताई आपको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लेंडर हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिमानों में मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित है। द मॉडल विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है? तो याद रखेंगे सपोर्ट सिस्टम है हमारा, यानी कि सहायक प्रणाली। तो मोस्टली अगर आप हिंदी मीडियम से है तो थोड़ा सा इंग्लिश का ज़रूर आप उसका टर्म्स जो हैं उसको हिंदी में क्या और कहते हैं ये ज़रूर करिएगा, ताकि कभी कभार क्या होता है कि हिंदी का जो वो ट्रांसलेट किया पेपर जो इंग्लिश में बनता है उसका ट्रांसलेट किया जाता है,
कभी गूगल से ट्रांसलेट कर दिया था तो वो चीज़ हमें मैच नहीं करती। तो आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखें उनको, ठीक है। जो भी आप याद करते हैं, पढ़ते हैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें इंग्लिश का टर्म्स, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, कोई भी आर्ट टर्म्स का। इनमें से कौन सी विधि आवासीय वातावरण से वास्तविक अनुभव प्रदान करती है? ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कराया था करिकुलम स्टडी के अंदर, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सिमुलेशन आता है इसका आंसर। रेखीय अनुक्रमित अनुदेशों में कितने फ्रेम होते हैं? तो फ्रेम लीनियर प्रोग्राम की बात करें, ब्रांचिंग प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम, तो वहाँ पर 4 फ्रेम है इसके अंदर। अनुदेशात्मक अभिकल्पना में कार्य विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? वो सीधा देखिए, यह कार्य में जटिलता को बढ़ाता है, मतलब एक टास्क को जो और कॉम्प्लेक्स करता और हार्ड करता है, ऐसा तो नहीं होगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान नहीं देता, ध्यान तो देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। यह कार्य को पूर्ण करने के लिए विशिष्ट कौशलों और ज्ञान को पहचानने में सहायता करता है, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। टोली शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो टीम टीचिंग की बात कर रहा है, तो आपको पता है हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, उसमें सबसे पहले इसका यूज किया गया था। शिक्षा सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, तो टीचिंग जो हमारे पास मैक्सिमम जो टीचिंग होते हैं होल से पार्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या करते हैं आप, पहले हर चीज को पूरा जो भी प्रॉब्लम है उसको एक साथ देख लिया, समझ लिया पूरी प्रॉब्लम को, फिर आपने उसको पार्ट वाइज उसको सॉल्व किया। तो ये कौन करता है? गेस्टाल्टवादी तो थे, वही तो करते थे काम, पूरी होल देखते थे उसके बाद, जैसे सूच का सिद्धांत जो जिसको हम बोलते थे। फिर पूछा गया आगमनात्मक विधि पर कौन सी शिक्षा सूत्र आधारित है? अब देखिए इंडक्टिव मेथड, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक इंडक्टिव मेथड होता है और एक डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है? उदाहरण से हम चलते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं इसमें, है नहीं? तो अगर उदाहरण से नियम की तरफ आता ऑप्शन तो हम लगा देते। दूसरा, उदाहरण जो होते हैं हमारे लिए विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग उदाहरण लेके आते हैं, वो विशिष्ट होते हैं। और नियम या डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो हमारे लिए सामान्य बात है। तो यानी कि विशेष से सामान्य की तरफ। अगर इसका उल्टा पूछे, निगमनात्मक की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, नियम से निगमनात्मक, नी से नियम बनेगा, नियम से उदाहरण की तरफ। और नियम क्या होते हैं? सामान्य, ये ध्यान रखें, नियम सामान्य होते हैं, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, बस इतना याद रखें, हो जाएगा काम। तो नियम आ माने नहीं है, नियम नहीं है यहाँ पे, तो उदाहरण से बात करें, उदाहरण विशेष होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निगमनात्मक में क्या होगा। शिक्षण के किस स्तर में विचार गोष्ठी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान है, सेमिनार कहाँ पर यूज किया जाता है? तो सेमिनार चिंतन स्तर पर बात करते हैं। आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो है वाद विवाद यानी कि डिस्कशन बिल्कुल सही हो जाए। इनमें से कौन सा कार्य विश्लेषण का प्रकार है? अब देखिए आपसे टास्क एनालाइज की बात करता है, जब आप पढ़ोगे टास्क एनालाइज तो उसमें कंटेंट एनालाइज भी होता है। आपके ये सब टॉपिक हैं सिलेबस में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो अपना सिलेबस उठाइए और सिलेबस में जो जो टॉपिक है सबको पढ़ डालीजिए, वही एग्जाम में आ रहे हैं और प्रीवियस हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, आपका काम हो जाएगा बढ़िया। जॉब एनालिसिस भी होता है, स्किल एनालिसिस भी होता है, तो आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टैली टैक्स क्या है? ये भी आपका सिलेबस में ही है। टैली टैक्स क्या होता है? यानी कि बात कर रहे हैं इसको, क्या सुपर कंप्यूटर होता है? नहीं, इलेक्ट्रिक पुस्तकें होती हैं, उसको हम टैली टैक्स कहते हैं। तो टैक्स से ही पता चल रहा है, टैक्स लिखा हुआ है यानी कि पुस्तक की बात हो रही है सीधा। कुछ हम कीवर्ड जो होते हैं हमारे उससे आंसर आ जाता है। फिर पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर बताइए, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऑर्गेनाइज एलिमेंट ऑफ सेशन, जब हम सेशन को करते हैं तो क्या होगा? कोई भी सेशन आपको ऑर्गेनाइज करना तो सबसे पहले आपको चेयरपर्सन मिलेंगे वहाँ के, फिर स्पीकर बात करेंगे, फिर पार्टिसिपेशन आएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में कौन सा वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है? विच और नॉट इंक्लूड द क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट विलुम के होते हैं, गैनी के होते हैं, ग्लेसिन के होते हैं, तो फ्लैंडर बिल्कुल अलग है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शैक्षिक मॉडल छात्रों के व्यवहार अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से, ठीक है, रूप से समझकर बनाने अवसर प्रदान करने के महत्व जोर देता है? तो ये आशुबोल का मॉडल है, तो आशुबोल का मॉडल भी आपके सिलेबस में है, तो याद रखेंगे इसको भी। फिर है ट्यूटोरियल अनुदेशन परंपरागत कक्षा अनुदेशन में किस प्रकार भिन्न होगा? यह निष्क्रिय शिक्षण, निष्क्रिय क्यों होगा भाई, एक्टिव तो होगा। यह व्यक्तिगत या छोटे समूह में सीखने का केंद्रित है। तो जब भी आपका
हाउ ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन की बात होगी, डिफरेंट डायरेक्शनल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे समूह में सीखने के केंद्रित करता है, पहले छोटे छोटे समूह में सिखाया जाता है, तो हो जाएगा, ये डिफरेंस है दोनों में। वास्तविक दुनिया की परिस्थितियां या परिस्थिति के अनुकरण करने के लिए आमतौर पर किस अनुनिर्देशात्मक रणनीति का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या कर रहे हैं, जो कॉमनली यूज टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन, आप रियल चीजें दिखा रहे हैं तो उसको रोल प्ले करके दिखाएंगे, तो भूमिका निर्माण रोल प्ले हो जाएगा। टीम शिक्षण में एक अनुदेशात्मक रणनीति के रूप में क्या होगा? यह व्यक्तिगत प्रशिक्षकों कार्यभार को कम करता है, यह विभिन्न प्रकार की शिक्षा शैलियों और दृष्टिकोण को अनुमति करता है, द अलाउ करता है, वेराइटी ऑफ टीचिंग, कितनी वेराइटी है, सबको अलाउ करेगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा तकनीक से तात्पर्य क्या है? अब शिक्षा तकनीक क्या है? यूज ऑफ मशीन करना, क्या हम दृश्य श्राव्य समय का प्रयोग ही करना। शिक्षा तकनीक इतना शॉर्ट, इसका मतलब इतना इसका जो संकुचित नहीं है इतना कि हम ये मशीन का यूज कर लेना, और भी इससे बहुत बड़ा है। कला और विज्ञान के मध्य से जो भी हमारी कला है, विज्ञान, इसको जो है मीडिएशन की बात करता है, इनको जोड़ना, तकनीकी जोड़ेगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है इनमें से कौन एक अच्छी तरह से तैयार किए गए निर्देशात्मक उद्देश्य की विशेषता है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की फॉर्मुलेट बनाते हैं, तो इसकी क्या है, तो ये मापने योग्य होने चाहिए हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मापने होने होगे चाहिए और विशिष्ट स्पेशल होने चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल हम ऑब्जेक्टिव बना लें, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्देशात्मक डिजाइन में कार्य विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी टास्क एनालिसिस, ये सब सिलेबस में टास्क एनालिसिस। तो पूछता है अनुदेशात्मक रणनीति को प्रभावशाली बनने के लिए या जटिल कौशल कार्य को प्रबंधित घटकों में विभाजित करने के लिए, ये ब्रेक डाउन की बात करता है, जब टास्क करने के लिए हमें टास्क मिलते हैं ना, उसको हम ब्रेक डाउन कर करके सॉल्व कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी प्रकार के संचालन में शारीरिक रूप से मौजूद व्यक्तियों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान सम्मिलित होता है, तो इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल हु आर फिजिकल प्रेजेंट, तो कम्युनिकेशन पे आ रहा है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है सीधा, तो इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर पूछा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? सीखने के पारंपरिक कक्षा सेटिंग को सीमित करना, सीमित क्यों करेंगे भाई, बहुत करेंगे। प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक अवसरों को विस्तार करना, बढ़ा देना, बिल्कुल सही हो जाती है, बाकी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है, तैयारी करें आप अपने अच्छे से, और जो भी आपको लगता है पेपर आपको सॉल्व कराना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। ऑन डिमांड हम जिस पे ज़्यादा आ जाती है तो हम उसको पहले सॉल्व करा देते हैं। 1 घंटे बाद इसकी आगरा यूनिवर्सिटी की वीडियो आ रही है और इसी की एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी देख लीजिएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का कौन सा सिद्धांत शिक्षकों के बीच सहयोग और साझावरण से महत्व जोड़ देता है? कौन महत्व जोड़ देता है? कोलैबोरेशन की बात करता है, तो देखो यहाँ से कोलैबोरेशन, और ये कोलैबोरेशन कहाँ पर है, इसमें भी कोलैबोरेशन है, तो सीधा आ गया। कुछ क्वेश्चन कीवर्ड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गूगल क्लास क्या है? गूगल क्लास याद रखेंगे LMS है। प्रश्न पूछना किस प्रकार के शिक्षण व्यवहार है? अब आप कहेंगे सर के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट है, लेकिन जो फ्लेंडर का है ना, फ्लेंडर ने जो बताए हैं टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक्स, ये वहां से क्वेश्चन आया, तो इसका जो आंसर इनडायरेक्ट होगा, जब आप फ्लेंडर पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा आपको ये। अंत्यक्रिया विश्लेषण के कक्षावार व्यवहार को कितने समय में अंकित किया गया है? तो याद रखेंगे द बिहेवियर इंटरएक्शन एनालिसिस की जो बात करते हैं 3 सेकंड का टाइम दिया था। स्टैनफोर्ड शिक्षक योग्यता मूल्यांकन सूची, स्टैनफोर्ड शिक्षक योग्यता मूल्यांकन सूची, ठीक है, का निर्माण डैश प्रभावशाली का पता लगाने के लिए क्यों किया जाता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, माइक्रो टीचिंग की बात हो रही थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो बहुत आसान है, ब्लूम ने किया। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसने बात की थी? ब्लूम्स, सॉरी इसने कुछ और पूछा है, ऐसा पूछा हु प्रपोन्ड द टैक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो रॉबर्ट मैगर ने किया था। ऑब्जेक्टिव की अगर आ गया तो रॉबर्ट मैगर है आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत लगाया इन्होंने। फिर पूछा है हु इज द प्रोपाउंड ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? मेमोरी लेवल किसने की टीचिंग की? तो लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो वहां आपको मिलेगा, तो हर्बर्ट आंसर बिल्कुल सही है इसका। फिर अगला पूछा है निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का नियम है? किसका है? प्रोग्राम लर्निंग। जब आप प्रोग्राम लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां उसका पूछा जा रहा है, छोटे छोटे पदों में व्यक्त करते किया जाता है प्रोग्राम लर्निंग में,
फिर है प्रिंसिपल एक्टिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फेसिंग, ये भी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है शासकीय अनुदेशन यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्राम, तो किसने दिया है, ये याद रखेंगे, एन ए क्राउडर ने दिया है। ठीक है। फिर अगला है उपचारात्मक शिक्षण का किया जाता है। तो उपचार, ये 3 तरह की आपके लर्निंग प्रोग्राम होते हैं जब आप पढ़ोगे उसमें टाइप्स में। तो उपचार रिमेडाइल किस में दिया जाए, रिमेडाइल क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको सॉल्यूशन करना, तो ये जो है आपका ब्रांचिंग लर्निंग में दिया जाता है, यानी कि शासकीय, साज यानी शासकीय। बी ऑप्शन सही होगा। इसका देखिए मिस प्रिंटिंग है हिंदी में, तो इंग्लिश में जरूर याद करिएगा। ठीक है। फिर पूछा लॉ ऑफ चेनिंग इज यूज, जो चेन का यूज क्या किया जाता है। अब लीनियर क्या होता है, सीधा चलने की बात होती है, तो यहाँ चेन बनती है तो सीधा लीनियर हो जाएगा, लीनियर ब्रांचिंग, इनको अच्छे से पढ़ लिएगा। पूछा अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यक्ष में उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखने का काम किसने किया है। अभी पूछे पीछे भी है, व्यवहारिक रूप से लिखने की बात मैगर करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थ्योरी ऑफ क्लासिक कंडीशन, तो आपने पढ़ा है, लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी, पावलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, तो पावलोव ने तो बात की थी क्लासिक कंडीशन की, बीएड में भी पढ़ा होगा। इनमें से कौन शिक्षण की मुख्य कुंजी कौन सी है, तो यानी कि मेन की ऑफ द टीचिंग, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, इसी पे चल रहा है पूरा क्वेश्चन आ ही रहे। इनमें से कौन शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने लगाया नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं फिलॉसफी, ठीक है, शैक्षिक फिलॉसफी। फिर पूछा किस अनुदेशात्मक रणनीति की में निर्देशों को देने के लिए कई प्रशिक्षकों का सहयोग शामिल करते हैं, तो इसमें देखो आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल टीचर, तो यानी कि जब मल्टीपल टीचर आ रहे हैं तो आप टीम हो गया ना आपका, तो जब मल्टीपल आए तो टीम हो गया, तो टीम टीचिंग की बात होगा सीधा। किस अनुदेशात्मक रणनीति में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होते हैं और अपने ज्ञान को दृष्टिकोण से साझा करते हैं, कौन सी है, सेमिनार, लेक्चर तो होगा ही, डेमोस्ट्रेशन, आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, नहीं वहां क्वेश्चन आयर हो रही है, तो इस सक्रिय रूप से हो रहे हैं। ट्यूटोरियल अनुदेशात्मक रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ट्यूटोरियल्स की बात कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स में क्या है, छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। देखो कहाँ छोटे छोटे समूह की बात हो रही है, व्यवहार की नहीं है, विज्ञान भी है ही नहीं, देखो एक को छोटे छोटे समूह में सीखने की, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति में मस्तिष्क में होने वाली आंतरिक बातचीत क्या है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से फिर क्वेश्चन आया अभी, इंट्रा पर्सन होता है, माइंड ऑफ इंडिविजुअल नोन डायलॉग, ठीक है। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, ये भी आसान है। बेसिक मॉडल किसने दिया, ग्लेसर ने दिया है, सीधा सीधा। इनमें से कौन सा शिक्षा प्रतिमान का आधारभूत तत्व है, तो सारे ही होते हैं, उद्देश्य भी, फोकस, सिंटैक्स, सपोर्ट, सारे ही होते हैं। कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रतिमान विकसित किसने किया, तो डैनियल डेविस थे कंप्यूटर आधारित करने वाले। फिर है सक्रिय अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है, तो देखो फिर ऑपरेशन कंडीशनिंग किसने दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आ रहा था ना अभी, यानी कि स्किनर वाली जो आई थी, तो स्किनर से फिर क्वेश्चन आ गया है। अंत्यक्रिया विश्लेषण से वर्ग पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रोपाउंड द कैटेगरी सिस्टम इंटरेक्शन एनालिसिस, जब आपका सिलेबस में उसके पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको पढ़ेंगे, तो मेडले एंड मिजल ने दिया है। व्यवहारिक कौशल या प्रतिक्रिया के लिए इनमें से कौन सी निर्देशात्मक रणनीति सबसे उपयुक्त होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन स्टडी इज बेस्ट सुइटेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस स्किल, टीचिंग प्रैक्टिस स्किल प्रोसीजर, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका प्रदर्शन हो जाएगा। फिर पूछा गया है परंपरागत मुद्रित सामग्री की तुलना में कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रोग्राम शिक्षा का लाभ क्या है, क्या लाभ होगा, गति और नेविगेशन से अधिक लचीलापन होना, कम प्रशासन, निवेश विकसित लागत करना, कंप्यूटर के बिना शिक्षार्थी के लिए सीमित पहुंचना, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन फेसिंग एंड नेगेटिव। मुक्त एवं दूर शिक्षा है, सिंपल सी, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मुलेशन, और अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, तो गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल आती है। आसुवेल का शिक्षा मॉडल किस शिक्षा पद्धति पर आधारित है, तो जो आसुवेल है ये मेमोरी की बात करते हैं, और मेमोरी माइंड से होती है, माइंड कैसे होता है, कॉग्निटिव की बात करता है, ठीक है सी।
ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार सीखने के किस स्तर पर छात्र जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करके अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदर्शित करता है? तो ये मूल्यांकन में करता है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं ब्लूम के, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन। अभी आपको 1 घंटे बाद 100 क्वेश्चन वाले यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में भी, तो वहां से भी आप हमारे और पेपर जो हुए वो सब देख सकते हैं। थैंक यू।